नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीवीएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम कक्षा 10वीं के लिए आप सभी के लिए एक क्लास लेकर आए हैं और आपका जो अध्याय है त्रिकोणमिति, आज इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो क्लास है आज का त्रिकोणमिति पर है। तो समझेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। तो आप सभी इसके नाम से थोड़ा परिचित होने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, तो आप सभी देखिए, ये जो त्रिकोणमिति है अगर आप समझेंगे ना तो इसी नाम में तीन चीजें छुपी हुई हैं। देखेंगे आप, त्रि का मतलब आप जानते हैं कि तीन होता है। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और कोण का मतलब तो आप जानते ही हैं कि कोण है। कोण का मतलब कोण। और मिति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मिति शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे त्रिकोणमिति है तो उसमें मिति का मतलब क्या है? अध्ययन। जैसे क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्र के बारे में अध्ययन। तो मिति शब्द का अर्थ कुल मिला के होता है हमारा अध्ययन। किससे होता है? अध्ययन से। तो हमने अगर कुल मिलाकर हम अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आया कि तीन कोण अध्ययन मतलब कि तीन कोण से बनी आकृति के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, तो अच्छा देखिए आप ध्यान से थोड़ा, तो तीन कोण होते किसमें हैं? आप सभी जानते हैं कि तीन कोण ऐसी कौन सी आकृति है कि जिसमें तीन कोण पाए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी त्रिभुज होता है जिसमें हमारे तीन कोण सम्मिलित होते हैं। देखिए, एक कोण, दो कोण और तीसरा। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं कि त्रिभुज के बारे में अध्ययन को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, तो त्रिकोणमिति नाम तो समझ में आ गया कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, तो देखिए त्रिकोणमिति हम जो है त्रिभुज के बारे में लगभग 2 चैप्टरों में पढ़ते हैं। एक चैप्टर में तो आपको त्रिभुज के बारे में बाहरी रूप से जानकारी दिया जाएगा कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, कोण क्या होता है, सर्वांग समरूप, ये सब बातें होती हैं। और एक जो दूसरा कोण है, ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति, इसमें जो है आप लोगों को उसकी भुजाओं की लंबाई और इसके कोण और भुजा के बीच संबंध के बारे में चर्चा किया जाता है। ठीक, तो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं मतलब कि हमें क्या पढ़ना है? इसके भुजाओं की पूरी जो है क्षेत्रफल, परिमाप और इसका जो है कोण और भुजा के बीच संबंध, ऐसी चीजों को पढ़ना है। ठीक, तो देखिए समझते हैं फिलहाल। तो देखिए, और त्रिकोणमिति में अगर बात करते हैं तो त्रिकोणमिति में हम सबसे ज्यादा एक त्रिभुज बड़ा चर्चित है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, आप सभी जब त्रिभुज पढ़ते हैं तो उसमें समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि त्रिभुजों के प्रकार में एक प्रकार हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज क्या चीज है आप लोग जानते रहिए थोड़ा इसके बारे में। तो देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जब कोई त्रिभुज बनाया जाए और उस त्रिभुज में कोई एक कोण हमारा 90 अंश का हो जाए तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो जैसे बनाइए अगर, तो देख रहे हैं आप ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, तो इस त्रिभुज में आप देखिए एक कोण हमारा ये 90 अंश का है। अगर आप त्रिभुज बना रहे हैं और उसका एक कोण कोई भी आप अगर 90 अंश कर देंगे ना तो वो आपका त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं हम? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपने समझ लिया। ठीक, तो अब इसके थोड़े भुजाओं के बारे में चर्चित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके भुजाओं का अलग अलग नाम है, समझिएगा। तो ये जब त्रिभुज है तो आप देख रहे हैं इसमें तीन भुजाएं हैं।
एक भुजा आपको दिख रही होगी तिरछी सी, और सब इन भुजाओं में सबसे लंबी भुजा दिख रही होगी, दिख रही है ना। तो देखिए ये जो सबसे लंबी वाली भुजा है, किसी समकोण त्रिभुज की तिरछी वाली सबसे लंबी वाली जो भुजा होती है उसका नाम है कर्ण। इसे क्या बोलते हैं? इसे कर्ण के नाम से बुलाते हैं, ठीक। और अगर आप, ये जो कर्ण हो गया, और अगर आप उसके नीचे वाले जो धरातल के एकदम समांतर है उस वाली भुजा को हम जो है आधार के नाम से बुलाते हैं। आधार नाम का मतलब भाई आप समझते हैं, आधार मतलब बेस मतलब जो हमारी गहराई नीचे में होता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं, देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे है तो इस तरह इसका नाम हो गया आधार, और जस्ट इसके खड़ी होने के कारण इसका नाम हो गया लंब। लंब मतलब कि जो खड़ा रहे और 90 अंश का कोण बनाता रहे, जो 90 अंश का कोण बना रहा है इसका नाम हो जाएगा लंब, ठीक। तो आपने समकोण त्रिभुज की परिभाषा को जान लिया और उसकी भुजाओं के नाम को समझ लिया कि जो भुजा हमारी सबसे लंबी होगी उसे हम कर्ण के नाम से बुलाएंगे, और जो धरातल के अनुसार पड़ी हुई जो रेखा है उसे हम आधार बोलेंगे, और जो हमारी खड़ी हुई रेखा है इसको हम लंब बोलते हैं, ठीक। तो देखिए त्रिकोणमिति में ये समकोण जो है आपको जानना जरूरी था। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात है जो कि आप सभी जानते हैं, पिछले अध्यायों में और कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आप सभी एक प्रमेय जानते होंगे जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज है? प्रमेय। तो देखिए किसी समकोण त्रिभुज की ये कर्ण लंब आधार ये तीनों भुजाएं दिख रही है ना। किसी समकोण त्रिभुज की जब तीनों भुजाओं का आपस में संबंध ज्ञात करते हैं तो वो जो प्रमेय बनता है वो हमारा प्रमेय हो जाता है, उसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मतलब कि समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार लंब के बीच जो संबंध होता है वो संबंध हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। अब बात आती है कि इसमें संबंध कौन सी चीज है, तो आप समझेंगे संबंध किसका है। संबंध ये होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर हम कर्ण का वर्ग कर दें तो उनके शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक। तो यही चीज को लिखते हैं, क्या होगा, कर्ण जो भुजा है तिरछी भुजा सबसे लंबी वाली भुजा जो कर्ण है उस भुजा का अगर वर्ग कर देंगे तो ये भुजा क्या होगा, हमारे शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक। तो करिए, हमारी शेष भुजाओं क्या है, एक है लंब, तो लंब लिख लेंगे। क्या है, लंब का क्या करेंगे हम, वर्ग करेंगे, और वर्ग करके किसके साथ जोड़ना है हमें, उसकी अगली भुजा आधार के वर्ग के बराबर होगा, ठीक। तो देखिए एक तरह से हमारा ये बन जाता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपको बहुत अच्छा जो है अध्याय में इसका इस्तेमाल है, ठीक। तो इसके बारे में समकोण त्रिभुज के बारे में इतना आपको जानकारी पर्याप्त है कि एक चीज परिभाषा, उनकी भुजाओं को क्या कहते हैं और उससे संबंधित एक जो हमारा प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज पर यह प्रमेय कार्य करता है, ठीक। तो त्रिकोणमिति में एक चीज हम और पढ़ते हैं, थोड़ा इसे मिटा देते हैं तब समझते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति में एक चीज होता है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात। इसको समझते हैं ये चीज आखिर क्या है। तो आप सभी ये ध्यान रखिएगा कि जो त्रिकोणमिति है वो विशेष रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करता है, ठीक। तो देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ बनाते चलते हैं, समझते चलेंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति अनुपात आखिर क्या चीज है, अभी अभी नाम बताएं तो नाम लिख लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगा। तो देखिए समझिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। आप सभी जानते हैं, अभी हमने बताया कि त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं हैं और उनका अलग अलग नाम है। तो जब हम इनकी ये अलग अलग भुजाओं का अलग अलग अनुपात बनाते हैं तो ये अनुपात हमारे त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। तो आप समझेंगे कि भैया कैसे अनुपात बनाएंगे। तो देखिए, तो जब हम
जब हम लंब और कर्ण का इस भुजा के साथ अनुपात बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा कि जब लंब और कर्ण का अनुपात बनाते हैं तो इसका एक अलग, देखिए सभी अनुपातों का एक अलग अलग नाम रखा गया है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब हम लंब और ये कर्ण इनका जब हम अनुपात बनाते हैं ना, तो ये अनुपात हमारा जो है साइन नाम से कहलाता है। क्या इसका नाम है? साइन थीटा। आप लोग बहुत लड़के जानते हैं साइन क्या होता है, साइन, कास, टैन, ये सभी से थोड़ा परिचित हैं, लेकिन अगर जिनको नहीं आता तो वो समझ लें कि क्या होता है कि जब हम किसी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात बनाते हैं ना, तो वही अनुपात हमारा साइन कहलाता है। क्या कहलाता है? साइन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन। साइन क्या चीज है? लंब और कर्ण का अनुपात है। तो अगर इसको हम समझे तो क्या हो जाएगा? लंब और अनुपात का मतलब होता है भाग, तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा हो गया साइन। ठीक, इसी प्रकार और अगला अनुपात क्या बनेगा? मैंने इसका अनुपात इसके साथ जोड़ा है ना, अब देखिए इसका अनुपात इसके साथ जोड़ते हैं, देखते हैं। देखिए आधार का अनुपात अगर कर्ण के साथ करेंगे, देखिए अगर आधार का अनुपात अगर कर्ण के साथ बोलेंगे, इसका क्या नाम है? तो इसका देखिए जब लंब का कर्ण के साथ करेंगे तो साइन है, लेकिन जब आधार का कर्ण के साथ करेंगे तो इसका नाम है हमारा कास। आप सभी जानते रहिए त्रिकोणमिति अनुपात, यहाँ थोड़ा मैं साथ ही लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आता रहे। त्रिकोणमिति हमारे अनुपात जो है मुख्यतः 6 होते हैं, 6 ही होते हैं। आप 3 मुख्यतः बोले जाते हैं, लेकिन आप पूरा बोलते हैं तो जब 6 हो जाता है। तो समझिएगा कि पहले अनुपात को हम साइन बुलाते हैं, दूसरे को कास के नाम से, तीसरा जो है टैन होता है, चौथा जो है उसे सेक बुलाते हैं, पांचवा कोसेक, और उसके बाद छठवां काट होता है। ये हमारा, ये 6 हमारी त्रिकोणमिति अनुपात है। और ये अनुपात है क्या? इन्हीं भुजाओं का अलग अलग अनुपात है। अभी मैं आपको ध्यान से देखते रहिए, मैं जस्ट समझा दूंगा। ठीक, तो देखिए आपने देखा कि जब मैंने इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात किया तो उसका नाम पड़ गया साइन। ठीक, जब मैं आधार और कर्ण का अनुपात ज्ञात करूंगा तो उसका नाम पड़ जाएगा कास। और जब मैं इस भुजा का, देखिए इसका मैंने इसके साथ किया था, अभी इसका किया हूं, अब जब ये और ये लंब और आधार का, जब लंब और आधार इनका अनुपात ज्ञात करते हैं तो इनका नाम पड़ जाता है टैन। क्या करेंगे? जब हम लंब का अनुपात ज्ञात करेंगे किसके साथ? आधार के साथ, तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा? इसका नाम हमारा हो जाएगा टैन। आप बात समझ रहे हैं? यही हमारी मुख्यतः 3 जो हैं त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। समझ रहे हैं ना कि त्रिकोणमिति अनुपात मुख्यतः कितने हैं? 3, और इन्हीं भुजाओं से बना है। देखिए लंब और कर्ण का अनुपात साइन के नाम से हो गया, आधार और कर्ण का नाम कास नाम से जानने लगे हम, और लंब और आधार का अनुपात टैन नाम पड़ गया। ठीक, अब देखिए इसी अनुपात को अगर हम बनाना चाहें ना तो हम 3 अनुपात और बना सकते हैं जो कि इन्हीं अनुपातों का उल्टा होगा। अब कहेंगे सर जी जैसे लंब और आधार का हमने अनुपात ज्ञात किया है, ठीक है, क्या हम इसे उलट कर सकते हैं? तो ठीक है, कर सकते हैं। तो देखिए जब हम लंब और कर्ण का अनुपात किया है ना, तो क्या हम कर्ण और लंब का तो अनुपात ज्ञात कर सकते हैं? जब हम लंब और कर्ण का अनुपात करेंगे तो उसका नाम पड़ जाएगा साइन, और जब हम कर्ण और लंब का अनुपात लिखेंगे तब इसका नाम पड़ जाएगा हमारा साइन का उल्टा का नाम हो जाएगा कोसेक। क्या पड़ जाएगा? साइन कोसेक। ठीक, अब समझिए जब इसका उल्टा हो सकता है तो इन सभी का भी उल्टा होगा। तो समझिएगा साइन को अगर मैं पलट दूंगा, मतलब कर्ण को ऊपर कर दूं, लंब को नीचे, तो उसका नाम पड़ जाएगा कोसेक। कास को अगर उल्टा कर दूं, मतलब कर्ण को ऊपर कर दूं और आधार को नीचे, तो इसका नाम पड़ जाएगा सेक पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? सेक पड़ जाएगा। अब इसको भी उल्टा कर देंगे तो इसका उल्टा बनता है कॉट के साथ। देखिए अगर आधार को ऊपर कर दूं और लंब को नीचे कर दूं तो ये अनुपात का नाम पड़ जाएगा कॉट। ठीक, तो आपने क्या समझा
त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं का आपस में जो अनुपात होता है उसे हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक बात। अब इनका अनुपात कैसे कैसे बन सकता है मैंने यहाँ बना के दिखा दिया है, देख रहे हैं ना। अब देखिए थोड़ा इसको ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए बात ये फंसती है कि बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या करना है, उनको याद नहीं रहता। तो याद करने के लिए थोड़ा समझिएगा, मैं एक टिप्स बता रहा हूँ, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ कि याद आपको कैसे करना है। ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही समझना है आपको, और यही चीज़ें असली चीज़ होती हैं, लेकिन आपको याद कैसे करना है उसके लिए मैं टिप्स बता रहा हूँ। तो आप सभी एक बात ध्यान में लिख लीजिए कि लाल बटे कक्का, एक बात याद करिए, लाल बटे कक्का। तो लाल LAL, लाल कैसे होगा LAL, लाल बटे कक्का को कैसे लिखते हैं, कक्का मतलब डबल के A, यही होता है ना। तो आप देखिए ये जो ल है, यल लिखा है ना, यल मतलब है लंब, L मतलब क्या है लंब, A मतलब आधार, A का मतलब है आधार। अब देखिए मैं बता दूंगा, आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ समझ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। और जहाँ के लिखा है, के का मतलब क्या है कर्ण, देख रहे हैं ना, के का मतलब है कर्ण। तो देखिए इस अनुसार से क्या हुआ, अब समझिए लंब बटे कर्ण, ये क्या हो गया यल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। और अभी मैंने बताया कि जब लंब का कर्ण के साथ अनुपात करेंगे तो इसका नाम पड़ जाता है साइन। क्या पड़ जाता है साइन। देखिए ये क्या है साइन है। अब समझिए ये जब हमारा आधार बटे कर्ण हो जाता है, आधार बटे कर्ण, इसका अनुपात इसके साथ करते हैं तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है हमारा कॉस। ठीक। और ये तीसरे वाला देखिए यल बटे ए है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसका नाम क्या हो जाएगा टैन। देखिए यही बात आप याद रखिए बस, लाल बटे कक्का। तो आप जानते रहिए पहला साइन है, दूसरा कास है, तीसरा टैन है। अब बात आती है कि ये 3 ठो तो बता दिए सर जी, 3 ठो और कहाँ से याद करें, तो आप बस इसी को पलट दीजिए बस। अब देखिए इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा डबल के ए, ठीक, बटे क्या हो जाएगा, ये नीचे लाल वाला नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं ये जो बन जाएगा ना, तो साइन का जस्ट उल्टा भी मैंने बताया कि कोसेक होता है। ठीक। और ये जो हमारा है ये कास है, तो बीच वाला कास का उल्टा हो जाएगा, मतलब सेक हो जाएगा। ठीक बात। अब समझिए ये लास्ट का टैन है ना, तो ये टैन का उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉट हो जाएगा। तो आप सभी इस तरीके से याद कर सकते हैं कि लाल बटे कक्का अगर लिख देंगे तो साइन कास टैन, अगर उसको पलट देंगे तो हमारा हो जाएगा कोसेक सेक काट, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं आप त्रिकोणमितीय अनुपात समझ गए होंगे। तो आइए थोड़ा सा इस पर एक चीज और है जो कि बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, उसे ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि अभी आप ध्यान देंगे तो मैंने केवल साइन कास टैन सेक कोसेक लिखा है, और जबकि ये सब एक कोण को दिखाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये साइन कास टैन सेक कोसेक काट ये क्या दिखाता है, ये एक कोण को प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए, जैसे अगर आप ध्यान देंगे कि देखिए लंब और कर्ण दिख रहा है ना, तो लंब और कर्ण के बीच कौन सा कोण बना, ये कोण बना, ये कोण को दिखा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा अब आपको थोड़ा एक चीज समझने योग्य वाले बातें हैं, समझ लीजिएगा। तो इसे अब मिटा देते हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है कि जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं ना, तो एक चीज थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ लंब है, यहाँ आधार है, देख रहे हैं ना। अगर इसी त्रिभुज को मैं ऐसे बना दूं तब, इसी त्रिभुज को मान लो ऐसे खड़ा कर दूं तब, आप कहेंगे सर जी ये वाला लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया। तो देख रहे हैं ना, जैसे इसी त्रिभुज को मैं ऐसे खड़ा कर दूं, ये वाला देखिए, इस आधार को मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, इस लंब को नीचे, तो क्या ये लंबा ही रह जाएगा? नहीं, तब लंब नहीं रह जाएगा। आप सभी को समझना है कि जो आधार में हो गया वो हमारा आधार ही हो गया, जो नीचे हो गया उसका आधार। ये भले ही लंब था लेकिन पलट दिए तो वर्तमान स्थिति में ये आधार है। ठीक। तो इसी प्रकार एक बात मैं आपको बताने के लिए था, तो समझेंगे। देखिए ये आप देख रहे हैं कि क्या है, समकोण त्रिभुज है।
ठीक। तो समकोण त्रिभुज है तो हम आधार और लंब का निर्धारण कैसे करेंगे? बहुत सी बातें आ जाती है ना कि अब आधार और लंब हम कैसे परखेंगे कि कौन सा आधार है कौन सा लंब है। तो आप सभी मेरी एक बात को ध्यान रखिए कि जब हम किसी कोण को देखते हैं तो किसी कोण के सीधे में, किसी कोण के, लिख लेते हैं, किसी कोण के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है? लंब होती है। आपको क्या देना है, ध्यान देखना है, किसी कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक, लंब होती है। तो देखिए अब सोचिए आप कि जैसे अगर मैं ये कोण ले लूं, आपसे कह दूं मैं इस कोण को ध्यान दे रहा हूं, तो इस कोण को अगर ध्यान दूंगा तो लंब हमारा कौन सी भुजा हो जाएगी? लंब हमारा जस्ट इसके सामने वाली भुजा। देखिए ये कौन सी भुजा हो जाएगी? लंब हो जाएगी। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? लंब। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका आधार पड़ जाएगा। तो एक को समझ लीजिए कि जो सामने है वो लंब है और जो बचा, लंब को छोड़ने के बाद जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब समझो अगर मान लीजिए मैंने ये कोण नहीं ध्यान दिया, मान लीजिए कि ये त्रिभुज बना था और मुझे कह दिया कि इस पर आप ध्यान देके बताइए कि कौन लंब है कौन आधार है। आप क्या कहेंगे कि सर जी ये वाला जब कोण हम देखेंगे ना तो इसके जस्ट सामने ये वाली भुजा है, मतलब सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो मतलब ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। भले ही ये इस तर जमीन की ओर है लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आपका जो बचा वो आधार हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें ध्यान देने वाली बात थी। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा सा इसके बाद अब आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात कोण सहित समझाता हूं। अब देखिए ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है जो कि एक समकोण त्रिभुज है, आप देख रहे हैं। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज है। अब अगर कोई पूछ ले कि साइन सर जी आप बताए हैं कि ये कोण को दर्शाता है, कोण को दर्शाता है, तो किस प्रकार दर्शाएगा? समझिएगा कि जब अगर हम इस कोण को, इसमें से दो कोण है, देखिए ये तो हमारा समकोण है, समकोण को छोड़ देना है आपको। आप जानते हैं ये समकोण है और दूसरा जो बचा है वो कितना होगा? 90 से कम ही होगा। अगर 90 से कम है तो उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। ठीक, तो देखिए ये दोनों न्यून कोण हो जाएंगे। अब कोण हमें दर्शाना सिखाना है आपको। ठीक, तो समझिएगा हम जिस कोण की बात करते हैं उसे कुछ नाम दे देते हैं। जैसे समझ लो ये कोण कितना है? थीटा। समझ लेते हैं कि ये कोण कितना है? थीटा है। तो समझिएगा अब ये थीटा है तो इसके लंब और कर्ण का, देखिए अगर ये थीटा है तो आप जानते हैं कि इसके जस्ट सामने वाले, इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये वाला हमारा हो जाएगा आधार। तो देखिए लिखेंगे कैसे? समझिएगा ये साइन है और आप जानते हैं ये कर्ण है। ठीक, आप जानते हैं कि अगर लंब और कर्ण के बीच अनुपात ज्ञात किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। तो जब हम इसका साइन थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? साइन थीटा। मतलब साइन के साथ हमेशा कोण जुड़ा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ये कोण ये दिखाता है कि ऐसा कोण बताओ जिसके जो है लंब और कर्ण का, देखिए ये ऐसा कोण है जिसके लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा? अनुपात आपको जानते हैं क्या होता है? लंब बटे कर्ण। समझ रहे हैं? तो इस कोण के सापेक्ष साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। समझ रहे हैं ना? तो ये सब अनुपात है। ठीक, तो समझते हैं। अब ये चीजें तो हमने समझ ली। अब थोड़ा कुछ बातें करते हैं कि किस प्रकार हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिएगा आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। देखिए जैसे समझ लीजिए मैंने आपको दे दिया, ये भुजा दे दिया 3, ये दिया 4, तो ये भुजा आप जानते हैं कि अगर हम दो भुजा है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली भुजा निकालेंगे। तो जैसे ये कर्ण है, आप जान रहे हैं ना, तो कर्ण कैसे निकलेगा? आप जानते हैं कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो इससे प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं समझ लीजिएगा। तो प्रश्न एक टाइप ऐसा पूछ सकता है कि आपसे जो है
आपसे आपको दो भुजाएं दे देगा, आपको इस त्रिभुज में से कोई एक दो भुजा दे देगा और आपको एक भुजा गायब कर देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए ये वाली भुजा कितनी है। आप क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और इसमें देखिए कर्ण आपका गायब है ना, तो कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण वर्ग ये निकालना है और आपको जो जो दिया है लिख दीजिए। लंब कितना दिया है, देखिए इस कोण के सापेक्ष लंब हमारा 4 है ना, तो 4 है तो लंब के स्थान पर 4 रख देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा। और आधार की जगह पे 3 है तो 3 रख देंगे, तो कर्ण वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9। अब कर्ण वर्ग बराबर अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 9 25 होता है। ठीक, तो देखिए इधर वर्ग है, आप सभी जानते हैं कि इधर जोड़ रहता है तो उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, इधर माइनस है अगर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर गुणा है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, इधर भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इधर वर्ग है, अगर इधर वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाता है। ठीक, तो देखिएगा तो कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये वर्ग दिख रहा है ना, तो इस तरफ जाएगा वर्गमूल लग जाएगा, तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो देखिए कर्ण हमारा कितना आ गया 5 आ गया, तो ये भुजा ऐसे निकाल सकता है। एक प्रश्न आपको ऐसे दे सकता है, समझ रहे हैं। अब अगला टाइप, अगला कैसे पूछ सकता है उस पर ध्यान देंगे, समझिएगा। हाँ देखिए जी, अगला प्रकार क्या हो सकता है, अगले तरीके से प्रश्न आपको देगा, आपसे कहेगा कि साइन थीटा, आपको दे देगा, ऐसे दे देगा प्रश्न, कहेगा कि साइन थीटा, हम आपको बता रहे हैं, प्रश्न आपको बताएगा कि साइन थीटा बराबर कितना दिया है 4/5। आपको इस प्रकार दे देगा कि साइन थीटा बराबर 4/5 और आपसे पूछेगा कि आप जो है इन भुजाओं को ज्ञात करिए, इनके तीनों भुजाओं को ज्ञात करके बताइए कि इन तीनों भुजाएं कितनी हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं अभी अभी मैंने लिखाया है कि लाल बटे कक्का, ये लिखाया ना, तो आप सभी इसमें क्या देखते हैं कि ये जो पहला अनुपात होता है साइन होता है ना, तो साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं कि नहीं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हम लिख सकते हैं। तो लिखिए, अब देखिए ये 4/5 तो यही था। अब आप देख सकते हैं कि लंब की जगह पर क्या लिखा गया है 4, इसका मतलब कि लंब कितना है हमारा 4 है। अब देखिए कर्ण की जगह पर कितना है 5 है, कर्ण की जगह पर कितना है 5 है, तो कर्ण की जगह पर क्या रख देंगे 5। अब आपको ये बचा तो ये आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के इस्तेमाल से। आप सभी जानते हैं कि ये भुजा निकालना है। देखिए अभी अभी हमने बताया कि कर्ण वर्ग बराबर क्या हो जाता है, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब वर्ग हो जाएगा तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया है, आपको कर्ण दे दिया गया है, कर्ण की जगह पे 5 दिया है तो 5 × 5 = 5 का वर्ग हो जाएगा। लंब के स्थान पर 4 दिया है तो 4 का वर्ग हो जाएगा। अब आधार आपसे पूछ रहा है, तो देखिए इसी प्रकार हम कर देंगे, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। बराबर के इस तरफ आएगा तो धन का इधर रहेगा तो इस तरफ ऋण का हो जाएगा, तो आधार का वर्ग है। तो आधार का वर्ग कुल मिला के आ जाएगा, 25 में से 16 गया आ जाएगा 9, आधार का वर्ग आपका आ गया 9। अब आधार बराबर निकालेंगे तो ये वर्गमूल उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा और कुल मिला के हमारा आधार बराबर आ गया कितना 3 आ गया। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया 3। देखिए ये भुजाएं निकल गई। इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। और किस प्रकार पूछ सकता है, और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपको इस टाइप भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे समझिए आपको जो है ये दे देगा, जैसे अभी ये अभी वाला प्रश्न पकड़ लेते हैं हम, 4/5 ये दिया था ना। अब हमें दे दिया था, मान लीजिए कि हमें साइन थीटा बराबर दे दिया है 4/5। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप जो है इन भुजाओं का, ये जो हम
त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं ना, इनके सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालिए। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने देखिए इसको दर्शाया यहाँ कि ये लंब है रख दिए, ये कर्ण है रख दिए, और आधार को हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया, उस प्रकार रख देंगे। अब जो है हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब हमें साइन दिया है तो कितने बचे, 5 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है। कौन कौन, लिख लो यहाँ, कास थीटा, टैन थीटा, सेक कोसेक थीटा लिख लो, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। देख रहे हैं ना, बाकी यही 5 अनुपात बचेंगे ना। आपसे पूछ लेगा कि इन सभी 5 अनुपातों का मान निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। आपको सूत्र याद रहना चाहिए, बस इस प्रश्न के लिए केवल आपको सूत्र याद रहना चाहिए। तो आप सूत्र यहाँ लिख लीजिए, बस एक लाइन का बात है कि लाल बटे कक्का। इससे आप क्या समझते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जो कि दिया है इसका मतलब ही नहीं है। अब समझिए, आपको चाहिए क्या, कास थीटा, मतलब कास थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लिख लो, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। उसके बाद टैन थीटा चाहिए, तो टैन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब सेक थीटा का क्या होता है, मैंने बताया कि जब इन तीनों का निकालना हो तो आप पलट लीजिए। तो पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल के ए ऊपर आ जाएगा और लाल क्या हो जाएगा नीचे। अब देखिए पहला वाला क्या होता है, कोसेक, ये कोसेक होता है ना, तो कोसेक की तरफ क्या हो जाएगा, के बटे एल, के बटे एल। और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, सेक, ये बीच वाला सेक, तो सेक के स्थान पर क्या हो जाएगा, के बटे ए, के बटे ए। और कॉट का क्या फार्मूला हो जाता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब देखिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें बस इस त्रिभुज को देखना है और देखते हुए वहां रख देना है। अब देखिए आप सभी खुद ही बताएंगे, समझिएगा। देखिए आधार बटे कर्ण है, तो आधार हमने कितना निकाला है, 3, तो आधार की जगह पे 3 लिख दिए। कर्ण कितना है, कर्ण 5 है, तो 5 है। देखिए कास थीटा का मान कितना आ जाएगा, 3/5 आ गया। अब टैन चाहिए, तो टैन थीटा के लिए क्या चाहिए, लंब चाहिए, तो लंब कितना है, 4। आधार कितना है हमारा, 3। ये देखिए टैन थीटा का मान आ गया 4/3, आ गया ना। अब देखिए कोसेक थीटा दिया है कितना, के बटे एल, तो कर्ण कितना है, के मतलब कर्ण दिया है 5, और लंब कितना है, लंब दिया है 4, लंब कितना है 4, तो हमारा कोसेक थीटा बराबर कितना निकल गया, 5/4। अब समझिए सेक थीटा दिया है तो कैसे लिखेंगे, कर्ण दिया है, कर्ण कितना चाहिए, 5 लिख देंगे। आधार चाहिए हमें, आधार कितना है, 3 रख देंगे, सेक थीटा निकल गया। अब समझिए कॉट चाहिए, कॉट के लिए क्या चाहिए, आधार हमारा कितना है, 3 रख दिए। और लंब कितना है, लंब हमारा 4 है, 4 रख देंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। इसी प्रकार हमारे इसी टाइप्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रयास करेंगे और आप लोगों को अध्याय की बातें स्टार्ट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।